Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our YouTube channel, Maqsood Ali Abbas. This channel is a learning hub for BS and MS classes. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके लेक्चर्स को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारा आज का सब्जेक्ट है कैलकुलस, या इसका दूसरा नाम है मैथमेटिक्स 2। जो आज टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है कैलकुलेशन ऑफ लिमिट। इसमें हमारे लेक्चर की जो तरतीब होगी वो आप मुलाहजा फरमा लें। सबसे पहले हम लिमिट लॉज डिस्कस करेंगे जो कि तादाद में 6 हैं, और उसके बाद उन लिमिट लॉज को अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन वी विल सी हाउ कैन वी फाइंड द लिमिट ऑफ ए पॉलिनोमियल। लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल के बाद हम अगली जो चीज़ पढ़ेंगे वो है लिमिट ऑफ ए रैशनल फंक्शन। देन एट लास्ट वी विल see the statement of the sandwich theorem. सैंडविच थ्योरम ये एफएससी में भी स्टूडेंट्स ने पढ़ा है। तो ये हमारा जो 5 टायर हमारा आज का लेक्चर होगा। तो लेट अस मूव टू द लेक्चर। कैलकुलेटिंग लिमिट्स यूजिंग द लिमिट लॉज। जब हम लिमिट लॉज देखते हैं तो इनका स्टाइल वही होगा जो आपने एफएससी में देखा था। इफ L, M, C and K are real numbers such that limit x approaches to C, f of x equal L, and limit x approaches to C, g of x equal M. In short, हम ये कहेंगे कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक fx है, दूसरा फंक्शन gx है। fx की लिमिट जब x c को अप्रोच कर रहा हो तो fx की लिमिट L है, और gx ऐसा फंक्शन है जब उसमें डोमेन c को अप्रोच कर रही हो तो gx की जो लिमिट आती है हमारे पास वो नंबर m है। ठीक है, अब ये याद रहे कि fx की लिमिट जो नंबर आ रही है वो L है और gx की जो लिमिट आ रही है वो नंबर m है। तो पहला रूल हमारे पास है जी सम रूल। सम रूल में लिमिट x अप्रोचेस टू c, f ऑफ x प्लस g ऑफ x इक्वल L प्लस m। अब इससे क्या हो रहा है, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है हम इसको वर्ड्स में अगर बयान करें तो वो ये होगा, अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हों और उनकी लिमिट मालूम करनी हो तो ये इक्वल होगा या सेम प्रोसेस होगा, दोनों फंक्शंस की अलग अलग लिमिट लेकर फिर उन फंक्शंस को ऐड कर दिया जाए तो सेम आंसर होगा। अब इसने वर्डिंग कैसे लिखी है, द लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस इज द सम ऑफ देयर लिमिट्स। बिल्कुल इस बात को उसने वर्ड्स में लिख दिया। लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस, इन दो फंक्शंस का सम लें, फिर जो लिमिट आप कैलकुलेट करेंगे इज, इससे मुराद है ये इक्वल, यानी वो वही होगी जो आप इनकी इनफरादी लिमिट मालूम करके उन्हें ऐड करें। ये था हमारा सम रूल। लेट अस सी द डिफरेंस रूल। दो फंक्शंस आपस में डिफर कर रहे हैं, उनके डिफरेंस है, हमसे कहा गया कि इनकी लिमिट एवेल्युएट करें। तो आंसर क्या होगा, अलग अलग लिमिट एवेल्युएट करके उनका डिफरेंस लेने से सेम आंसर आएगा। अब इसकी वर्डिंग कैसे बनाई गई है, अगर आपसे पूछा जाए कि लिमिट का डिफरेंस रूल बयान करें तो वर्ड्स में ऐसे बयान होगा, द लिमिट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस इज द डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स। तीसरा है जी प्रोडक्ट रूल।
तो फंक्शंस की प्रोडक्ट ली गई है, फिर हमने उसकी लिमिट लगाई गई है, लिमिट कैलकुलेट करनी। तो आंसर क्या आएगा, सेपरेट उनकी लिमिट कैलकुलेट करके की जो लिमिट कैलकुलेट करके फिर उनका प्रोडक्ट लें, सेम आंसर। यहाँ पहले प्रोडक्ट है बाद में लिमिट है, यहाँ पहले लिमिट्स हैं फिर प्रोडक्ट ली गई है। द लिमिट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। ये हमारे पास 3 हमने रूल पढ़े। चौथा है जी कांस्टेंट मल्टीपल रूल। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी के इनटू एफ एक्स। क्या सेटअप है जी, एक फंक्शन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर उसकी लिमिट ली गई है, तो आंसर वही आएगा। अगर ये कांस्टेंट बाहर आ जाए, लिमिट अंदर अप्लाई कर दी जाए, तो उस लिमिट को इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, सेम आंसर होगा। द लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट टाइम्स अ फंक्शन इज द कांस्टेंट टाइम्स द लिमिट ऑफ द फंक्शन। यानी यहाँ लिमिट बाद में है, पहले फंक्शन कांस्टेंट टाइम्स है, यहाँ क्या लिमिट एवेल्युएट करके जो लिमिट आई है फिर उसको कांस्टेंट टाइम्स किया है, तो सेम आंसर बनेगा। क्वेश्चन रूल क्या है, दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, उनकी लिमिट ली गई है, तो उन फंक्शन ये लिमिट अलग अलग अप्लाई होगी, न्यूमरेटर पे अलग डिनोमिनेटर पे अलग। तो उनको जब एवेल्युएट करेंगे तो ये L बाय M आंसर आएगा, दोनों साइड्स का सेम आंसर होगा। M इज नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ ए क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शन इज द क्वोशिएंट ऑफ देयर लिमिट्स। इसकी वर्ड्स में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, लिमिट ऑफ क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस इज द क्वोशिएंट ऑफ देयर लिमिट्स। पावर रूल, ये फंक्शन है, इस पर पावर लगी हुई है, फिर लिमिट ली गई है, तो सेम आंसर आएगा। अगर ये लिमिट इस पावर के अंदर चली जाए, लिमिट इस फंक्शन के साथ अंदर लिमिट वैल्यूएट होगी, बाद में लिमिट ली जाएगी, सेम आंसर आएगा। ये 6 रूल है। आपका जो पहला क्वेश्चन जो आपने कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, वो ये 6 रूल ही लिखने हैं। अब जरा लिमिट एवेल्युएट करते हैं जी, क्या बनती है जी। पहला है लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3। अब हमने चेक करना है कि ये किस तरह से लॉज को अप्लाई किया। सबसे पहले सम एंड डिफरेंस रूल लगाया गया, ये देखिए सम हो रहा है या डिफरेंस, तो इंडिविजुअल हर टर्म की ईच टर्म की लिमिट आ गई, ये सम एंड डिफरेंस रूल। ठीक, अब यहाँ ये लिमिट अप्लाई की गई, सी क्यूब आंसर आ गया। यहाँ एक कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ ये कांस्टेंट लिमिट से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। फिर लिमिट अप्लाई गई सी स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 3, सी क्यूब प्लस 4c स्क्वायर माइनस 3, ये हमारा आंसर। अच्छा, इस पे कैसे लिमिट अप्लाई होगी जी, ये जो हमने रूल अभी तक पढ़े हैं ये कैसे अप्लाई होंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि जब क्वोशंट हो रहा हो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की लिमिट अलग अलग लिखी जाएगी, इसी का नाम क्वोशंट रूल है, जो कि आपको नजर भी आ रहा है। फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग सम एंड डिफरेंस रूल लगेंगे, फिर हम उसमें लिमिट पुट कर देंगे, यही हमारा आंसर है। लास्ट ये लिमिट है 4x स्क्वायर माइनस 3, ये स्क्वायर रूट में है, तो ये देखिए ये लास्ट रूल जो हमने पावर रूल पढ़ा है वो अप्लाई होगा। ये पावर लगी हुई है, 4x स्क्वायर माइनस 3 पर पावर है, ये लिमिट इस पावर में चली जाएगी, शरायत कर जाएगी, ये देखिए आंसर आपको बताया था सेम आएगा। अब यहाँ डिफरेंस रूल लग जाएगा, फिर ये लिमिट अप्लाई हो जाएगी, तो सॉल्व करने के बाद ये स्क्वायर रूट 13 आंसर है। ये हमारे पास लिमिट लॉज के हमने क्वेश्चन किए। नेक्स्ट हमारे पास लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स लिखा हुआ। जब हम इसकी लिमिट कैलकुलेट करना है, तो ये लिमिट जब इसमें एक दर्ज होगी तो पी ऑफ सी बनेगा। ये सी हर वो जगह जहां पर एक्स लिखा हुआ है वहां पर सी का इंदराज हो जाएगा, इस तरह से ये लिमिट वैल्यूएट हो जाएगी। लिमिट ऑफ ए रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन की लिमिट उसी सूरत में वैल्यूएट हो सकती है कि जब लिमिट के इंदराज पर डिनोमिनेटर 0 ना हो। ये ऊपर न्यूमरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है, तो अब इसमें लिमिट अलग अलग लगाकर
जब लिखी जाएगी फिर इसको पुट किया जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसका क्वेश्चन देखते हैं। ये एक रैशनल फंक्शन है, ये लिमिट है, लिमिट न्यूमरेटर में अलग डिनोमिनेटर में अलग लिखी जाएगी, फिर अलग अलग पुट होगी। ऊपर 0 आता है, नीचे 6 बनता है, 0/6 = 0, यही इसका आंसर है। तो पहले आपने, पहला सवाल था आपने 6 रूल लिखने, और फिर जो 6 रूल के बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। लिमिट ऑफ ए पॉलिनोमियल फंक्शन। तीसरा है जी लिमिट ऑफ ए रैशनल फंक्शन। इसका आंसर आप किसी और बुक से देखकर लिखें, वेल एंड गुड। अगर नेट से सर्च करके लिखें तो वो भी आप लिख सकते हैं। ये 3 सवाल हो गए हैं। अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट, एलिमिनेटिंग जीरो डिनोमिनेटर अलजेब्रिकली। बाज औकात लिमिट लगाने पर 0/0 बन जाता है। तो ये एफएससी में आपने पढ़ रखा है कि जब 0/0 बने तो वह अलजेब्रिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। अब मैं आप सब स्टूडेंट से पूछता हूँ अलजेब्रिक टेक्निक्स क्या है। ये देखिए, नंबर 1, अगर कहीं पर कोई फार्मूला अप्लाई होता हो तो वहाँ फार्मूला अप्लाई कर दें। ये पहली अलजेब्रिक टेक्निक है। ये मैं अलजेब्रिक टेक्निक्स आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरी क्या है, अगर कहीं पर कुछ कॉमन हो रहा हो तो वहां पर आप कॉमन कर लें। ये भी अलजेब्रिक टेक्निक। तीसरी बात, अगर कहीं पर कुछ कैंसिल हो रहा हो तो आप कैंसिल कर दीजिए। ये भी अलजेब्रिक टेक्निक। चौथी बात, अगर कहीं पर कुछ रैशनलाइज हो रहा हो तो आप वहां पर रैशनलाइज कर दें। ये भी अलजेब्रिक टेक्निक। पांचवी बात, अगर कहीं पर कुछ फैक्टराइज हो रहा हो तो आप फैक्टराइज कर दें। ये भी अलजेब्रिक टेक्निक है। तो जब कभी लिमिट अप्लाई करने पर डिनोमिनेटर में 0 बन रहा हो तो वो आप कैसे खत्म कर सकते हैं, अगर वहां पर अलजेब्रिक टेक्निक्स को अप्लाई किया जाए। जैसे ये क्वेश्चन, तो ये देख लीजिए, यहाँ ऊपर फैक्टराइजेशन हो जाएगी, पेयर लग जाएगा, नीचे से x कॉमन हो जाएगा, तो ये शक्ल बन जाएगी इस क्वेश्चन की, x-1 x+2 x × x-। नीचे अलजेब्रिक टेक्निक कौन सी लगी, कॉमन हुआ। ऊपर अलजेब्रिक टेक्निक कौन सी लगी, फैक्टराइज हुआ। तो x-1 ऊपर नीचे कट गया, ये बच गया। लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास ये आंसर 3 आ गया। ठीक है जी। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको क्या करेंगे, हम रैशनलाइज करेंगे। ये दरम्यान में सिंबल चेंज करके प्लस बनाकर मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए। ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन जाएगा एंड पे, उसमें लिमिट अप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट है वो है सैंडविच थ्योरम। क्या है सैंडविच, क्या होता है? तो स्टूडेंट बताएगा जी सैंडविच क्या होता है। हाँ जी, सैंडविच थ्योरम खाए तो होंगे ना। चलें जी, सैंडविच क्या है ये मैं, जो आपने सैंडविच खाए हैं उसी को सामने रख कर बात कर लेते हैं। क्या होता है उसमें, एक ब्रेड का पीस होता है आपके पास, फिर एक और ब्रेड का पीस होता है। दोनों पीसेस के दरमियान में आपने वो एग वगैरह रखा होता है, तो आप क्या कहते हैं जी, सैंडविच। और आप बड़े मजे से खाते हैं। दरअसल सैंडविच से मुराद है दो एक जैसी चीजों के दरमियान एक डिफरेंट चीज रख दी जाए तो वो सैंडविच कहलाता है। जैसे आपने कभी शायद मैट्रिक में NPN जंक्शन पढ़े होंगे, NPN या PNP, वो भी सैंडविच। आपके दो हाथों की हथेली, दोनों हथेलियों के दरमियान में कोई चीज रख के आपकी हथेली पर फिर ऊपर हाथ रख दें, ये भी एक सैंडविच। यानी फिर सेंस क्या हुई, दो एक जैसी चीजों के दरमियान कोई मुख्तलिफ चीज रख दी जाए तो ये कहलाता है हमारे पास सैंडविच। ठीक है जी। सिर्फ खाने की तरफ ही ध्यान ना हो, ये देखिएगा जरा, फिगर में मुलाहजा करें। हमारे पास 3 फंक्शन, एक f है, ये g है, ये h है। सपोज दैट gx लेस देन इक्वल f of x function is less than equal to g of h of x for all x in some open interval containing c।
एक्स की हर कीमत के लिए ये तीनों फंक्शन ऐसे ही रहेंगे। जी एक्स छोटा है लेस देन इक्वल एफ ऑफ एक्स है, एफ एफ एक्स लेस देन इक्वल एच ऑफ एक्स। हमारे पास सी एक एलिमेंट, एक नंबर है, डोमेन में एक एलिमेंट है। सपोज दैट अगर ऐसा हो कि सबसे छोटे फंक्शन की लिमिट लें और सबसे बड़े फंक्शन की लिमिट लें, वो दोनों की लिमिट एक जैसी हो, दैट इज द नंबर एल। आप फिगर में भी देख सकते हैं, सबसे नीचे ये जी है, सबसे ऊपर एच है और दरमियान में कहीं फंक्शन एफ है। तो अगर सबसे छोटा सबसे बड़ा दोनों की लिमिट एक ही है, तो जो दरमियान में एफ ऑफ एक्स है उसकी लिमिट भी वही एल होगी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इसका दूसरा नाम स्क्वीज थ्योरम है और तीसरा नाम पिंचिंग थ्योरम। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। चलें आपसे सवाल करते हैं, सैंडविच थ्योरम अप्लाई करने की जरूरत कब पेश आती है? ये आपके लिए एक मैंने सवाल छोड़ दिया। मैंने पहले भी आपको जो कहा कमेंट सेक्शन में जाके आंसर लिखने हैं, तो सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट भी लिखनी है। एक आखिरी सवाल कि सैंडविच थ्योरम की जरूरत कब पेश आती है? वेयर डिड वी नीड द सैंडविच थ्योरम ऑफ द लिमिट? ये सोचना है आपने, गौर करना, फिक्र करना। मैंने देखना है कि कौन तालिब इल्म है, कौन स्टूडेंट है जो इसका आंसर देता है। आज का लेक्चर इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर